शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में दूर दराज से यात्री रुक कर रहे हैं, उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और कई विभाग यात्रा व्यवस्था को लेकर काम भी कर रहे हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट देहरादून में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वेडिंग डेस्टिनेशन टिहरी झील निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में भी चर्चा की गई है। बैठक के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें एडीबी की तरफ से टिहरी के विकास के लिए कुल 1294 करोड़ की फंडिंग को भी मंजूरी दी गई है। आज सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना उसमें होगा। इसके साथ साथ महाशु देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज़ होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशु देवता जो मास्टर प्लान है ये पूरा बन करके। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है पर्यटन विभाग की भी, क्योंकि सतपाल महाराज जिस तरह से बैठकें लेते हुए अब नजर आ रहे हैं, तो उसमें क्या माने, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले उसके लिए क्या काम हो रहे हैं? जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि चारधाम यात्रा अब अपने पीक पर है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। मैं बात करूं बद्रीनाथ मास्टर प्लान या महासू देवता मास्टर प्लान हो या टिहरी झील हो, तमाम जो वेडिंग डेस्टिनेशन हो या पर्यटक स्थल हो, उनको विकसित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे में तमाम मंत्री जो है, मैं बात करूँ सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद की जो बैठक हुई, ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार यात्रा को बेहतर बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और यात्रा पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अच्छा हिमांशु, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था कि पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नदारद हैं, तो क्या अब यही वजह है कि अब ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए कि चारधाम यात्रा जब अपने चरम पर थी, उस समय पर्यटन मंत्री और जो वन मंत्री थे वो नदारद थे, चुनाव प्रचार में वो लगे हुए थे। और ऐसे में जब अब यात्रा शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जो है लगातार शुरू है। उत्तराखंड में यात्रा जिस हिसाब से चल रही है उसी हिसाब से जो है बैठकों का दौर लगातार शुरू है। मैं बात करूँ प्रेमचंद्र अग्रवाल हो या सतपाल महाराज हो, तमाम ऐसे जो मंत्री हैं, चाहे पर्यटन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हो, वो लगातार बैठकें वो है ले रहे हैं और अधिकारियों को जो है निर्देशित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा हिमांशु, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसे में उनकी सुविधाओं की बात करी जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो राज्य सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अभी हाल फिलहाल में? राज्य सरकार पूरी तरह से जो है चारधाम यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मैं बात करूं चाहे GMVN के टूरिस्ट लॉज हो, चाहे कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो टूरिस्ट लॉज हो, ऐसे तमाम जो लॉज हैं या होटल व्यवसायी के मालिकों से संपर्क करना हो, रैन बसेरा हो, यात्रा मार्ग पर चाय बिस्किट की व्यवस्था हो या कतार प्रबंधन प्रणाली हो, चाहे वो टैक्सी यूनियन से संपर्क साधना हो, तमाम सुविधाएं जो है कि राज्य सरकार करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एनडीए गठबंधन के मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर के भी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दूर दराज के हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचें, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान सम्मान निधि पर भी जोर दिया गया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। उस पर चर्चा करेंगे, आपके मार्गदर्शन। ऐसा है, बहुत सारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो रहे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। जो रह रही है उनका भी समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 साल से ज़्यादा सरकार
आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हैं। तमाम सभी जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम चल रहा है। जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का काम भी हो रहा है, उनके लिए भी काम हो रहा है। कुछ बातें हैं, कुछ सुझाव और हमारे दिमाग में थे, ज़मीन से जुड़ी कुछ बातें हैं, वो भी अधिकारियों को विभागवार उनके समक्ष रखी गई हैं। उन पर भी अब काम होगा, उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई। कुछ खामियां मिली, हाँ कुछ कमियां थी। कुछ विभागों ने अच्छा काम किया है, कुछ विभाग ऐसे थे जो शिथिलता बढ़ते हैं, कुछ कम करने वाले ढीठ बच्चे भी क्लास में होते हैं ना, कुछ ऐसे यहाँ भी थे, तो उन्हें आगे अच्छा काम करने के लिए निर्देश दिए गए। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इसी बीच में श्री अनिल कुमार जी को मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली और चंदन चौहान जी सांसद बनकर के आए। तो अपने मन में विचार किया आया कि सब लोग मिलकर के बैठें, तो सभी जनप्रतिनिधियों को इस बैठक में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और सभी ने बैठ के प्रशासन की साथ परिचय बैठक और एक समीक्षा बैठक, यानी जिले भर की, प्रदेश में केंद्र की क्या क्या योजनाएं हैं उन सब की जानकारी सब जनप्रतिनिधियों को हो और जिले के अंदर क्या क्या काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसकी सबकी समीक्षा बातचीत। उसमें सड़कों का निर्माण है, खासतौर से बिजली की समस्या बहुत, इस समय चूँकि गर्मी बहुत है, बिजली सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 24 घंटे मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद बिजली कटौती थोड़ी थोड़ी हो रही है। उसमें कटौती ना हो इसके लिए जहाँ जहाँ विकास कार्य चल रहे हैं उनका त्वरित उसका निस्तारण भी हो, उनका काम तेज़ी से रहे। उनके लिए जो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से 132 kV का बिजली घर बनना है, उसकी योजना वो बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो, उसका निर्देश जिलाधिकारी को, बिजली के अधिकारी को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर कानपुर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और साथ ही बीजेपी नेता सुमित तिवारी के घर पर वो पहुंचे हैं और उनके बेटे प्रखर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी नेता सुमित तिवारी के बेटे प्रखर की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर सुमित तिवारी ने एक युवक पर हत्या का आरोप भी लगाया था और कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न करने को लेकर थाना कोतवाली का भी घेराव किया था। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सुमित तिवारी को सांत्वना दी, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। और उसके बाद भी हम लोग ने अगर मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो अतिक्रमण हैं उनको हटाया जाएगा, जिसके चलते 15 दिन में रामगंगा नदी के पास किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा और ज़रूरतमंद लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जाएगा। इसे लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही डीएम ने रामगंगा किनारे बसे हुए लोगों से अपील भी की है कि वो जगह को खाली कर दें। देखिए, जो मुरादाबाद में नदी के किनारे लोगों ने अवैध मकान बना के रखे हुए हैं या अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उसको लेके हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। इसमें नगर निगम और विद्युत विकास प्राधिकरण के अधिकारी रहेंगे और उसमें हम लोग एक रूपरेखा बनाएंगे कि कैसे इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। और इसमें हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि उन अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ जो लोग जिनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है, उन्होंने बना रखा है, तो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे कि कहाँ पर उनको एकोमोडेट किया जाए। तो उसके लिए हम पहले से स्कीम बना के चलेंगे और एक तरफ से हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस अतिक्रमण विरोधी मुहिम को हम अंजाम देंगे। जिले में कब से इस अभियान की शुरुआत करनी है सर? हम अभी 10-15 दिन में हम लोग तैयारी कर लेंगे इसकी। मऊ में एक 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धरपकड़ भी की और ऐसे में वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ परिजनों ने पुलिस को तहरीर भी दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नदी के तीरे नारा में हाथ गोड़ बांध के। कितने साल की लड़की है? अरे 7 साल का। तो आप लोगों को पता नहीं चला जब वो ले गया? तो बरियाई से कोरा में लेके गए छोड़ के। कब आप लोगों को पता चला? लेके गए हमन के घर में से लेके गए घर से। जी थाना दक्षिण टोला
जनपद मऊ के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की सूचना पीड़िता की मां के द्वारा कल दिया गया था। इस पर तत्काल ही एक्शन करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एवं अन्य विधि। चंदौली के पास एक सड़क हादसा हो गया है जिसमें कि श्रद्धालु बस से यात्रा के लिए निकले थे और ऐसे में जहां श्रद्धालुओं से भरी बस ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस सवार श्रद्धालु झारखंड से केदारनाथ दर्शन के लिए निकले थे। चले थे हम लोग वहाँ से, क्या बोलता है कि गया से रात को खाना खा के चले थे और आगे अग्रवाल पेट्रोल पंप पे हम लोग तेल भराए चंदौली पास। तेल भराने के बाद वहाँ से गाड़ी चला करीब 4:10 में और ये घटना लगभग आधा पौन घंटा के अंदर यहाँ पर हो गया। वो खड़ी ट्रक में साइड में खड़ी हुई थी ट्रक, उसमें इतना ज़बरदस्त टक्कर मारा गया कि ड्राइवर तो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन खलासी का गोड़ हाथ कट गया और करीब 10-12 व्यक्ति घायल हो गया है। अभी हमारे इमरजेंसी में 15-16 लोग आए हैं। पता चला है कि बस लड़ गई है रोड पे, जिसमें से 2-3 लोगों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। उनको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भर्ती करके इलाज करेंगे या BHU रिफ़र करेंगे। बाकी लोगों को ड्रेसिंग करके और इलाज करके छोड़। बता दें कि झारखंड से केदारनाथ ये सभी यात्री जा रहे थे और ऐसे में बस ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में कई यात्री घायल भी हो गए। और संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हो गया? जी विशाल, मैं बताना चाहूंगा कि आज चंदौली सदर कोतवाली के झांसी गांव के समीप सुबह भीषण हादसा हो गया है। इसमें बताया जा रहा है कि झारखंड से टूरिस्ट बस में लगभग दर्जनों, लगभग 30-35 लोगों को बैठाकर केदारनाथ जा रहे थे, जिसमें ये गया बिहार में कहीं रात में रेस्ट किए थे, खाना वाना खाकर सोए हुए थे। फिर उसके बाद ये बिहार से ये लोग चले हैं और ये भी बताइए, यहाँ सदर कोतवाली के झांसी गांव के समीप टेलर खड़ी थी, उसमें टक्कर मार देने से लगभग 30-35 लोग घायल हो गए हैं, जिसकी लगभग 2-3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अभी किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, क्या बताया जा रहा है, किस तरह के हालात है अभी? 2-3 लोगों की हालत तो लगभग गंभीर बताई जा रही है। बाकी लोग छोटे हल्के फुल्के जो चोटें आई हैं उन लोगों को हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि जिसमें घायलों में उज्जवल गोस्वामी 30 वर्ष हैं, ये जमावड़ा झारखंड गोदावर के रहने वाले हैं, जो घोष हैं 74 वर्ष के हैं। इसमें जो 2-3 लोग हैं ये काफी गंभीर हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जी, तो क्या वजह हो गई, क्या मतलब जो ड्राइवर थे उनकी कमी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ कि क्या कुछ और वजह देखी जा रही है इसके पीछे? नहीं, एक घायल जो है, जो प्रेम कुमार जो नाम का है, वो बंदा बता रहा था कि ये चालक के नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत बड़ी ये घटना हो सकती थी, लेकिन ये होते होते ये बच गई, जिसमें किसी की मौत नहीं हुई। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोतवाली पुलिस मुजफ्फरनगर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने पहले इशारा करते हुए गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन जब गाड़ी नहीं रुकी तो पुलिस ने उसके पीछे अपने गाड़ियां दौड़ा दी और ऐसे में संदिग्ध बाइक सवार को घेर लिया। तो पता चला कि ये गो तस्कर है और ऐसे में पुलिस की और गो तस्कर की मुठभेड़ भी हो गई, जिसमें गो तस्कर के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक और एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। अजीत थाना कोतवाली नगर के द्वारा चेकिंग की जा रही थी काली नदी के पास। उस रेगुलर चेकिंग में एक बाइक मिली जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं था। जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुका नहीं, उल्टा उसने पुलिस पे फायरिंग करी। तो पुलिस ने उसका पीछा किया और वो यहाँ तक पहुँचा और यहाँ भी उसने भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायरिंग करी। फिर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में चोट लगी, उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पता करने पर ही पता चला इसका नाम सूफियान है और ये शामली के 3 थानों से वांटेड है। तो इसमें कहना चाहूँगा कि थाना कोतवाली नगर की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। आप देखिए चेकिंग से किस तरह एक अपराधी को पकड़ा है जो कि 3 थानों से फरार चल रहा है। क्या क्या बरामद हुआ सर? इससे एक तमंचा बरामद हुआ है
और इससे कारतूस भी बरामद हुए हैं। कोई मुकदमे पहले इससे थाना कोतवाली क्षेत्र में? थाना कोतवाली क्षेत्र में तो नहीं, शामली थानों में इसके ऊपर मुकदमे हैं, गोकशी के